हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो सारे चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। और दोस्तों उन चैप्टर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो वो चैप्टर में सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं और उस क्वेश्चन के साथ हम लोग उसकी व्याख्या भी दोस्तों अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों विषय सूची, इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोस्तों हम लोग काफ़ी कवर कर चुके हैं। इसका ए भाग ABCD ये चारों भाग को अच्छे से कवर कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि एक चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको अलग अलग भागों में दोस्तों बांटा गया है। तो हम लोग डी भाग तक इसका अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज हम लोग ई कवर करेंगे, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या शिक्षण सहायक प्रणाली। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जो इसका सेकंड चैप्टर है बोध या कॉम्प्रीहेंशन, इसको भी आप लोगों को वीडियो के जरिए कवर कराना है या ये आप लोग स्वयं कर लेंगे या आप लोगों को इससे रिलेटेड एक दो वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा दूँ, तो ये आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज से हम लोग इसका ई सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षण सहायक प्रणाली। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं दोस्तों। और इसके पहले मैं दोस्तों आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि जून की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 10 जून से 21 जून तक हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स होंगे। तो जो लोग अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं वो लोग अगर वो लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को भी अच्छे से देख लेंगे तो उनके सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज के जरिए आपके सामने आ रहे हैं तो उसकी जो व्याख्या आप पढ़ते हैं तो उससे लगभग आपका सारा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ ताकि सारे कन्फ्यूजन्स के साथ आपके पीवाईक्यूज अच्छे से हो जाएं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है शिक्षण सामग्री शिक्षक की सहायता करती है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण रुचिप्रद बनाने में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें सिर्फ यूजीसी नेट के ही पीवाईक्यू नहीं दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछे गए वो सारे दिए गए हैं। जैसे कि RPCS सेट में ये क्वेश्चन 2013 का है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सहायता करती है। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें नीचे कथन दिया गया है और उसके नीचे फिर एक तर्क दिया गया है। तर्क या रीजन तो हमें बताना है। सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। आधुनिक और ICT आधारित शिक्षण सहायक के लिए शिक्षक और अधिगमकर्ता के स्तर पर कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित है। और इसका कारण दिया गया है, शिक्षक और अधिगमकर्ताओं दोनों को विविध सहायक उपकरणों तथा तकनीकों के प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने हेतु अभिमुखीकरण करना होगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक और ICT आधारित शिक्षण सहायता के लिए शिक्षक और अधिगमकर्ता के स्तर पर कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित है, जिसके लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा आधुनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता अनिवार्य है। अतः अभिकथन तथा कारण सत्य है तथा कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी आधार सामग्रियां स्किनर और क्राउडर के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन की तकनीकी का प्रयोग करती हैं। इसमें ए दिया गया है अनुदेशात्मक सामग्री, बी है श्रृंखलित अभिक्रम आधारित सामग्री, सी है रेखीय अभिक्रम आधारित सामग्री और डी दोस्तों विशेष रूप से निर्मित पूरक कार्यक्रम सामग्री। ई है व्याख्यान की वे रूपरेखाएं जिसमें चिंतन एवं करने जैसे घटक विद्यमान हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और सी। बी और सी में दोस्तों क्या है, श्रृंखलित अभिक्रम आधारित सामग्री और दूसरी क्या है, रेखीय अभिक्रम आधारित सामग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर करना होगा? ए दिया गया है अनुशासित और व्यवस्थित व्यवहार, बी है समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन, सी दिया गया है विचारों का दृढ़ और टिकाऊ साहचर्य, डी है त्वरित फीडबैक। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। अगले क्वेश्चन में दोस्तों अभिकथन और कारण दिया गया है, तो सबसे पहले इसका अभिकथन देख लेते हैं। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से आईसीटी में पर्याप्त संभावना है। इसका तर्क दिया गया है आईसीटी विविधता, लचीलता तथा मनोहरता को संवर्धित करती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से आईसीटी में पर्याप्त संभावना है क्योंकि यह विविधता, लचीलता तथा मनोहरता को संवर्धित करती है। यह अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। यह अधिगमकर्ता को कई कार्यों में मदद करती है, यथा सम्मकों का संग्रहण, सम्मकों का संरक्षण, विभिन्न एप्लीकेशंस के उपयोग, रिपोर्ट लिखने, ई क्लासरूम आदि कार्यों में आईसीटी की उपयोगिता बढ़ी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक या पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस कुहन। शिक्षण क्षेत्र में चिंतन फलक या पैराडिम की अवधारणा महान मनोवैज्ञानिक थॉमस कुहन द्वारा दिया गया है। ज्ञान व विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत चिंतन फलक शब्द का प्रयोग होता है। प्रतिमान या चिंतन फलक अवधारणा के माध्यम से शिक्षक छात्रों के वैचारिक स्वरूप को सृजनशील, उन्नत व प्रभावशाली बनाता है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो सबसे पहले इसका अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन है शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना है। और कथन दिया गया है इसका दोस्तों रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा क्योंकि इसका कथन और कारण दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना है। आईसीटी में रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि सभी ऑडियो वीडियो उपकरण आते हैं जो शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं, जिससे अधिगम परिस्थितियों में सुधार होता है। अतः अभिकथन तथा तर्क दोनों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संलिप्तीकरण, अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं विस्तारण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम इस प्रकार है। तो दोस्तों सबसे पहले संलिप्तीकरण, फिर अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन और विस्तारण। अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित लक्षण है। सबसे पहला है सीखना निष्क्रियता से ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं है, वरन उस प्रक्रिया से जिसमें अर्थ निकाला जाए व समस्या का समाधान किया जाए। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में पुरानी अवधारणाओं को पुनः संगठित कर अमल में लाया जाए। तीसरा है नया सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान नई जानकारियों की समझ बनाने में मदद करता है। चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया से सीखना प्रोत्साहित होता है। पांचवा है वास्तविक सीखने के क्रियाकलाप से ही अर्थपूर्ण सीखना होता है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। अगला क्वेश्चन है
एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है दोस्तों? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का आईना कहा जाता है। यह शिक्षण सामग्री शिक्षक के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व की परिचायक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। अध्ययन का उच्चतम स्तर सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन है। क्यों? यह प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता है और इसमें प्रोत्साहन द्वारा सिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन ए सत्य है, किंतु इसका जो कथन आर है वो गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आईसीटी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कर देता है, जैसे नए शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि उपलब्ध कराकर, किंतु अधिगम परिणाम इस पर निर्भर नहीं होते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना आईसीटी के प्रयोग के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर रही हैं तथा वह प्रभावी भी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण की किन विधियों में आईसीटी समर्थन निहित है? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। मूक या MOOCs में। मूक्स, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। MOOCs, मूक्स एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ऑनलाइन व्यवस्था है जिसमें तकनीकी की आवश्यकता होती है, अतः शिक्षण की इस विधि में आईसीटी समर्थन निहित है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है दोस्तों, विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में आईसीटी का प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। और कथन दूसरा दिया गया है, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों के गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसकी सही ऑप्शन है इसका ए। कथन पहला, कथन दूसरा दोनों ही सही हैं दोस्तों। ये रही इसकी व्याख्या। वर्तमान समय में आईसीटी के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तथा रचनात्मक आकलन द्वारा असामान्यता, अयोग्यता अथवा अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो पहला कथन दिया गया है, आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभाव्यता होती है। दूसरा कथन है, नवीनतम शोधों से यह प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमको। चलिए दोस्तों हम लोग सीधे अपनी व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूची 1 और एक तरफ है सूची 2। तो सूची 1 में सबसे ए है दिया गया है पद्धति 1, सीमा पार आपूर्ति। इसका सही हो जाएगा आईसीटी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा, आभासी शिक्षा, कारपोरेट प्रशिक्षण। बी दिया गया है पद्धति 2, विदेश में खपत। कोई विद्यार्थी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या डिग्री कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश में जाता है। और सी दिया गया है पद्धति 3, वाणिज्यिक उपस्थिति, भाषा प्रशिक्षण कंपनियां, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस। और डी दिया गया है पद्धति 4, प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन। तो इसका सही हो जाएगा विदेशों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
कक्षा शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग करने का मुख्य प्रयोजन शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना व उसे बनाए रखना है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एवं प्रभावशाली साधन है। आईसीटी की शिक्षा में अभिग्रहण के प्रमुख कारक हैं। किसी भी प्रणाली का लक्ष्य, कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, पढ़ने व पढ़ाने के तरीके, अधिगम सामग्री तथा संसाधन, संवाद, समर्थन और वितरण प्रणाली, छात्र, ट्यूटर्स, स्टाफ और अन्य विशेषज्ञ, प्रबंधन और मूल्यांकन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, NIEPA। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वायत्त शासी निकाय की इस संस्था का मुख्यालय दिल्ली है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था के पूर्व का नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय था, जिसे वर्ष 1979 में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों सबसे पहला कथन दिया गया है, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा कथन है, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है। तीसरा है, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है। चौथा, वे रट कर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, वे रट कर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देती है। चलिए ये देख लेते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखने या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती है, डेंड के अनुसार। दूसरा है, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा स्वर्णेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। ये कार्टर ए गुड के द्वारा। और उपरोक्त परिभाषाओं में स्पष्ट होता है कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण तथा युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। इसके बाद दोस्तों सहायक सामग्री के उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है। तीसरा है सीखने की गति में सुधार करना। चौथा, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। पांचवा, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। छठा है तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। सातवां है जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। आठवां है बालक का ध्यान अध्ययन या पाठ की ओर केंद्रित करना। नवा है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। दसवां है बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? तो दोस्तों पहला दिया गया है निदान, दूसरा उपचार, तीसरा है निर्देश, चौथा है प्रतिपुष्टि। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों ही। एक अच्छे शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी नियोजन, छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, सहानुभूति एवं दया पर आधारित, उपचारात्मक, निदानात्मक, निर्देशात्मक, प्रतिपुष्टि, छात्र योग्यताओं का संवर्धन, शिक्षक की उपस्थिति, दार्शनिक एवं मित्र के रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार। अगला, शिक्षक छात्र माधुर्यपूर्ण संबंध, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग और उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण की उपयोगिता, पहला है छात्रों में पाठ की रुचि जागृत करना। दूसरा है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। तीसरा है सीखने की गति में सुधार करना। चौथा है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना।
5वां है अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। 6वां है अमूर्त पदार्थ को मूर्त रूप देना। 7वां है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। और 8वां है बालकों के निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परियोजना विधि में। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। परियोजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसके प्रवर्तक जॉन ड्यूबी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक थे। इस विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्रों द्वारा ही इसमें समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है। शिक्षक केवल निर्देशक या सुगमकर्ता का कार्य करता है, अर्थात इसमें शिक्षार्थी या छात्रों की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें दोस्तों। सबसे पहला दिया गया है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। दूसरा है विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा। तीसरा है विद्यार्थी की अभिक्षमता। चौथा है विद्यार्थी के विकास की अवस्था। और 5वां है विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक। छठा है विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने वाले कूट निम्नलिखित हैं: विद्यार्थियों का पूर्व अनुभव और विद्यार्थियों की अभिक्षमता और विद्यार्थी के विकास की अवस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? तो ए दिया गया है विज्ञान, बी हिस्ट्री या इतिहास, सी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और डी भाषा या लैंग्वेजेस। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए विज्ञान अत्यंत उत्तम अध्ययन क्षेत्र है। विज्ञान के अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र का मुख्य कार्य नए नए तथ्यों की खोज करना तथा वर्तमान तथ्यों की सूची में उन्हें जोड़ना होता है। विज्ञान का मूल उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना होता है। विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग और विश्लेषण अत्यंत उत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 समुच्चयों में समुच्चय 1 में शिक्षण विधियां इंगित की गई हैं, जबकि समुच्चय 2 में सफलता प्रभावोत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई हैं। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसमें सही देख लेते हैं। समुच्चय 1 को समुच्चय 2 से, एक तरफ शिक्षण विधि है और दूसरी तरफ सफलता या प्रभावोत्पादकता की मूल आवश्यकताएं हैं। तो ए दिया गया है व्याख्यान देना, इसका सही होगा स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। और बी है समूहों में चर्चा, प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। सी है विचारावेश प्रक्रिया, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। और डी है अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि इसका क्या सही होगा, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति की पद्धति। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रभावोत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे? अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन करें। तो पहला दिया गया है यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। दूसरा है यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। तीसरा है शिक्षकों की अकादमिक अर्हताओं को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना। चौथा है उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। पांचवा है कक्षा के आकार को निर्धारित करना। छठा है अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 2, 4 और 6। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रभावोत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नांकित संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करते हैं। तो पहला है यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। दूसरा यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। चौथा है उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। छठा है अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे।
और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और डेली की जो वीडियोज़ आ रही हैं उनके ज़रिए अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए।